इस कहानी की शुरुआत में हम बेन नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो डार्विन नाम के एक गिनी पिग से बात कर रहा होता है। दरअसल बेन ने एक्सपेरिमेंट करके कुछ गिनी पिग्स और एक मोल की ऐसी टीम बनाई होती है जो हाईली ट्रेंड होते हैं और मुश्किल से मुश्किल टास्क को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं, और वो उस टीम को जी फोर्स नाम से बुलाता है। यहाँ पर बेन डार्विन को बताता है कि कल FBI की टीम उनके लैब में आने वाली है जो उनके लैब को बंद करने का सोच रहे हैं, और इसीलिए अगर उन्हें अपने लैब को बचाना है और अपनी इस टीम को बचाना है तो उन्हें एक ऐसे मिशन को अंजाम देना होगा जिसे देखकर FBI वाले उन पर खुश हो जाए। इसके बाद बेन डार्विन को एक मिशन देता है। वो डार्विन को बताता है कि FBI को हाल ही में पता चला है कि लियोनार्ड सेबर नाम का आदमी जो पहले हथियारों की स्मगलिंग करता था वो अब सेबर इंडस्ट्री का मालिक बन चुका है, और उसने एक ऐसी चिप बनाई है जो पूरी पृथ्वी पर तबाही ला सकती है, और उसने इस टेक्नोलॉजी का कोड नेम क्लस्टर स्टॉर्म रखा है, और उसकी पूरी जानकारी सेबर के पर्सनल कंप्यूटर में है जो उसकी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। उन्हें किसी भी तरह क्लस्टर स्टॉर्म की पूरी जानकारी सेबर के कंप्यूटर से चुराना होगा। ये सुनकर डार्विन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो ये मिशन जरूर पूरा करेंगे और FBI वाले उन्हें अपना स्पेशल एजेंट भी बनाएंगे। इसके बाद डार्विन अपनी टीम के साथ सेबर के घर के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर हम स्पेकल्स नाम के एक मोल को देखते हैं जो उनकी टीम का कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है। वो वहीं अंडरग्राउंड होकर डार्विन को रास्ते का हाल बता रहा होता है। वहीं उनकी टीम की 2 और मेंबर जार्विस और ब्लास्टर पानी के रास्ते सेबर की घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब ये सभी लोग सेबर के घर के पास पहुंच जाते हैं और वो वहां के सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए सेबर के घर के अंदर आ जाते हैं जहां पर पार्टी चल रही होती है। वहीं हम मूछ नाम की एक मक्खी को देखते हैं जो उन्हीं की टीम की एक मेंबर होती है, और उसके बॉडी पे लगे कैमरे की मदद से स्पेकल अंदर की सारी इंफॉर्मेशन डार्विन को बता रहा होता है। अब डार्विन किसी तरह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सेबर का पर्सनल कंप्यूटर रखा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम सेबर को देखते हैं जो पार्टी में आए लोगों को अपने नए खोज के बारे में बता रहा होता है। वो लोगों को बताता है कि उनकी कंपनी जल्द ही क्लस्टर स्टॉर्म नाम के एक प्रोग्राम को लॉन्च करने वाली है जिसकी वजह से उनके घरों में यूज होने वाले सेबर प्रोडक्ट में एक चिप लगाई जाएगी, और उसके वजह से उनके सारे प्रोडक्ट आपस में कनेक्ट हो पाएंगे जिससे उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सेबर के लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद हम डार्विन को देखते हैं जो सेबर के कंप्यूटर से क्लस्टर स्टॉर्म की फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सेबर का कंप्यूटर ऑटोमेटिक सारा डेटा को डिलीट करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरे डाटा को डिलीट करता, स्पेकल उसमें एक वायरस डालकर उसे ठीक कर देता है और डार्विन तुरंत फाइल डाउनलोड करने लगता है। वहीं हम सेबर को देखते हैं जो अब अपने कमरे की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर स्पेकल मूंछ की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में असफल हो जाता है और सेबर अपने कमरे में आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो डार्विन को देखता और उसे कुछ नुकसान पहुंचाता, डार्विन फाइल डाउनलोड करके जार्वेज और ब्लास्टर की मदद से वहां से बाहर निकल जाता है। इसके बाद ये लोग किसी तरह वहां के डॉग से बचते हुए बड़ी मुश्किल से बेन के कार में पहुंचते हैं और वहां से ये लोग सही सलामत निकल जाते हैं। इसके बाद डार्विन बेन को वो चिप देता है जिसमें क्लस्टर स्टॉर्म की पूरी जानकारी होती है। ये देखकर बेन बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम बेन को देखते हैं जो तैयार होकर अपने लैब जा रहा होता है क्योंकि आज FBI वाले उसके लैब की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आने वाले होते हैं। इसके बाद हम कुछ FBI एजेंट्स को देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बेन के लैब में पहुंचते हैं। बेन उन्हें एक एक करके अपने ट्रेंड जानवरों को दिखाता है, लेकिन वो एजेंट इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। इसके बाद बेन उस FBI एजेंट को जी फोर्स के मेंबर से मिलवाता है, जिसे देखकर वो एजेंट पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये लोग बेन के द्वारा बनाए गए माइक्रो माइक की मदद से इंसानों की तरह बात कर रहे होते हैं। इसके बाद बेन उनको जी फोर्स द्वारा कंप्लीट की गई मिशन के बारे में बताता है, लेकिन जब स्पेकल FBI एजेंट को क्लस्टर स्टॉर्म की फाइल दिखाता है तो उसमें क्लस्टर स्टॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं होती है। ये देखकर बेन और जी फोर्स को कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो गया। ये सब देखकर FBI वाले उनके लैब को बंद करने का आदेश दे देते हैं और सारे जी फोर्स मेंबर को कैद करने को कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो जी फोर्स मेंबर को कैद करके वहां से ले जाते, बेन की दोस्त मार्सी किसी तरह से उनको एक कैप्सूल की मदद से वहां से बाहर भेज देती है और ये लोग FBI एजेंट्स को चकमा देकर एक पेट शॉप के ऑनर के साथ वहां से निकल जाते हैं। उन्हें FBI एजेंट का हेड उन्हें किसी भी हालत में जी फोर्स मेंबर को पकड़ने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम जी फोर्स को देखते हैं जो पेट शॉप ऑनर के साथ उसके पेट शॉप में आ जाते हैं जहां पर इन सबको एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। इन लोगों को यहाँ पर 2 और गिनी पिग्स मिलते हैं जिनमें से एक का नाम बकी और एक का नाम हर्ली होता है। अब ये लोग मिलकर किसी तरह से इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहते हैं। तभी वहाँ पर मूंछ आ जाती है जिसे देखकर डार्विन बहुत खुश होता है और उसे अपनी लोकेशन बेन को बताने को कहता है। इसके बाद मूंछ वहाँ से बेन को इनकी लोकेशन बताने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं जो अपनी दोस्त मार्सी के साथ गाड़ी से जा रहा होता है। यहाँ पर मार्सी उसे बताती है कि डार्विन ने जाने से पहले उसे बताया था
कि क्लस्टर स्टॉर्म की फाइल अभी भी उस ड्राइव में ही है। ये सुनकर बेन मार्सी को लेकर अपने लैब की तरफ निकल पड़ता है। इधर उस पेट शॉप में हम जी फोर्स को देखते हैं, जहाँ पर दो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पेट खरीदने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है जो जारविज को पसंद करती है और वहीं उसका भाई ब्लास्टर को पसंद करता है और इस प्रकार ब्लास्टर और जारविज यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम FBI एजेंट को देखते हैं जो अपने बॉस को बता रहा होता है कि सेबर के फोन टैप करने से उन्हें पता चला है कि उसने बीजिंग में किसी मिस्टर यांसू को फोन किया है और उससे कहा है कि क्लस्टर स्टॉर्म का लॉन्च सही समय पर होगा। ये सुनकर उसका बॉस किसी भी हालत में सेबर के खिलाफ कुछ ठोस सबूत इकट्ठा करने को कहता है ताकि वो जल्दी से उसे गिरफ्तार कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम जारविज को देखते हैं जिसके साथ वो छोटी लड़की खेल रही होती है। वहीं पेट शॉप में स्पेकल्स वहाँ से बाहर निकलने के लिए मरने का नाटक कर रहा होता है और वो डार्विन से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो जल्दी उसके पास वापस आएगा और वो उसे वहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा। लेकिन उस पेट शॉप का ओनर स्पेकल्स को मरा समझकर एक कचरे की गाड़ी में फेंक देता है जिसमें दबने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अगले सीन में हम बेन को देखते हैं जो अपने ट्रेंड कॉकरोच की मदद से उस ड्राइव को हासिल करने में कामयाब हो जाता है जिसमें क्लस्टर स्टॉर्म का डेटा होता है। वहीं दूसरी तरफ पेट शॉप में अब डार्विन अपनी टीम का अकेला मेंबर बचा होता है। वहीं एक बार हर्ली डार्विन की पीठ पर अपने जैसा बर्थ मार्क देखता है तो वो डार्विन को अपना बिछड़ा हुआ भाई समझने लगता है। लेकिन डार्विन हर्ली को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उसका कोई भाई नहीं है। इधर बेन जब उस ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाकर क्लस्टर स्टॉर्म की फाइल को देखने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी अचानक से उस ड्राइव का सारा डेटा डिलीट होने लगता है। ये देखकर बेन जल्दी से अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि ये फाइल किसी डेटा इरेजर वायरस से इन्फेक्टेड है। और इसके बाद हम डार्विन को देखते हैं जो एक रात जब सो रहा होता है तो उसे बकी की खाने की आवाज सुनाई देती है और जब डार्विन वहां जाकर देखता है तो बकी ने अपने छोटे से घर में ढेर सारा खाना छुपा कर रखा होता है। ये देखकर बकी और हर्ली में झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि तभी वहां पर एक अंडरग्राउंड रास्ता खुल जाता है। ये देखकर डार्विन हर्ली के साथ वहां से निकल जाता है। और अगले सीन में हम मिस्टर सेबर को देखते हैं जो कंप्यूटर के जरिए अपने पार्टनर मिस्टर यांसू से बातें कर रहा होता है। वो मिस्टर यांसू से कह रहा होता है कि हम अब पार्टनर हैं, इसलिए उन्हें फेस टू फेस बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ आवाज के माध्यम से। ये सुनकर मिस्टर यांसू उससे कहता है कि उसकी पहचान छुपी रहने में ही संसार की भलाई है। वो कहता है कि क्लस्टर स्टॉर्म सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और जल्दी वो उसे लॉन्च भी कर देंगे। और अगले सीन में हम बेन को देखते हैं जो सो रहा होता है कि तभी वहां पर मुंह चाहकर उसे जगाती है और कीबोर्ड की मदद से उसे जी फोर्स के लोकेशन के बारे में बता देती है। और अब बेन को पता चल जाता है कि जी फोर्स कहाँ पर है। लेकिन इससे पहले कि उन्हें छुड़ाने बेन वहां पर पहुंचता, FBI एजेंट वहां पर पहुंच जाते हैं और शॉपकीपर से डार्विन और उनके साथियों के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें कुछ नहीं बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डार्विन को देखते हैं जो हर्ली के साथ अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और हर्ली पूरे रास्ते डार्विन से बातें करके उसे परेशान कर रहा होता है। ये लोग अभी कुछ ही दूर जाते हैं कि इन्हें कुछ कुत्ते दिखाई देते हैं जिनको देखकर ये दोनों डर जाते हैं और एक टायर की मदद से ये किसी तरह उन कुत्तों से अपना पीछा छुड़ाते हैं। अगले सीन में हम ब्लास्टर को देखते हैं जिसको वो लड़का अपने रिमोट कंट्रोल कार में बैठाकर खेल रहा होता है और यहाँ पर ब्लास्टर को भी खूब मजा आ रहा होता है। लेकिन तभी उस लड़के की मॉम उसे बुला लेती है और वो वहाँ से चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ब्लास्टर उसकी रिमोट कंट्रोल कार लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लड़का ब्लास्टर को अपनी रिमोट कार लेकर भागते हुए देख लेता है और वो ब्लास्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वहीं इन सब की आवाज सुनकर उस लड़के की बहन जिसने जारवेज को अपना पेट बनाया होता है वो जारवेज को छोड़कर अपने भाई के पास जाने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर जारवेज भी वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो देखती है कि ग्राउंड में वो लड़का ब्लास्टर को पकड़ने ही वाला होता है। ये देखकर जारवेज ब्लास्टर की मदद करने के लिए आ जाती है और इसके बाद ये दोनों मिलकर किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर डार्विन और हार्ली एक केक शॉप के पास पहुंचते हैं और जब वो शॉप में रखा सेबर कंपनी की कॉफी मशीन को देखते हैं तो वो उस मशीन को चेक करने के लिए शॉप के अंदर चला जाता है और हार्ली को वहां की निगरानी करने को कहता है। अब जब डार्विन कॉफी मशीन में लगे चिप को देखता है तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उस चिप को निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही कॉफी मशीन देखते ही देखते एक रोबोट में बदल जाती है और वो डार्विन पर हमला कर देती है। लेकिन डार्विन किसी तरह बहुत मुश्किल से उस मशीन से अपना पीछा छुड़ाता है। इसके बाद वो हार्ली के साथ बेन के पास पहुंचता है जहां पर ब्लास्टर और जारवेज पहले से ही आ चुके थे। ये सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर बेन डार्विन से पूछता है कि स्पेकल्स कहाँ हैं। इस पर डार्विन बेन को पूरी सच्चाई बता देता है कि किस प्रकार स्पेकल्स ने मरने का नाटक करके पेट शॉप से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो एक कचरे के बॉक्स में दबकर मारा गया। ये सुनकर बेन बहुत दुखी होता है। वो सब मिलकर एक बार फिर से मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि अगले 30 मिनट में क्लस्टर स्टॉर्म लॉन्च होने वाला है। तभी जारवेज कहती है कि उनके पास तो कोई हथियार भी नहीं है,
वो कैसे इसे रोक पाएंगे। ये सुनकर बेन उन्हें एक हाईटेक वैन दिखाता है जिसमें वो सारी खूबियां होती है जो इन्हें चाहिए होती है। लेकिन तभी वहाँ FBI एजेंट भी आ जाते हैं जो बेन को जी फोर्स के साथ बाहर निकलने को कहते हैं। लेकिन तभी जी फोर्स अपने न्यू कार में सवार होकर घर का शीशा तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो एजेंट भी अपनी गाड़ी में बैठकर इनका पीछा करने लगते हैं और इसके बाद जी फोर्स और FBI एजेंट के बीच में एक खतरनाक रेस शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जी फोर्स की टीम मेंबर मूच भी आ जाती है जो जी फोर्स को आगे का रास्ता बता रही होती है। अब जी फोर्स FBI एजेंट को रेस में हराकर सेबर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। अब जब ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सेबर वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने पार्टनर से बातें कर रहा होता है और वो अगले कुछ ही समय में क्लस्टर स्टॉर्म को लॉन्च करने वाला होता है। अब जब डार्विन अपने टीम मेंबर के साथ सेबर के मेन कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि आगे एक जाल बिछा होता है और अगर कोई भी उस वायर को टच करेगा तो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होगा जिससे उन सब की वहीं पर मौत हो जाएगी। और डार्विन अपनी टीम को दूसरी तरफ से चलने को कहता है। तब तक उधर सेबर क्लस्टर स्टॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। डार्विन अब भी अपनी टीम के साथ सेबर के मेन कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो सेबर के मेन कंप्यूटर में डेटा डिलीटिंग वायरस को डालकर उसे डीएक्टिवेट कर सके। इसके बाद हम हार्ली को देखते हैं जो चेरी खा रहा होता है कि तभी उसे एक केक दिखाई देता है और जब वो उसे खाने के लिए जाता है तो वो मशीन उसे अपने अंदर कैद कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी सेबर कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं वो खुद को एक रोबोट में बदलकर पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर FBI एजेंट अपने बॉस को फोन करता है और उनसे सेबर की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने को कहता है। लेकिन तभी वो जिस फोन से बात कर रहा होता है वो भी एक रोबोट में बदल जाता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और इसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर आर्मी की पूरी टीम आ जाती है जो सेबर को चारों तरफ से घेर लेती है। और इसके बाद हम जी फोर्स को देखते हैं जो अभी भी सेबर के कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर वही मशीन आ जाती है जिसने हार्ली को खुद के अंदर कैद करके रखा हुआ था। हार्ली को मशीन के अंदर कैद देखकर जी फोर्स की पूरी टीम हार्ली को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। वो सब मिलकर उस मशीन से लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सेबर को देखते हैं जिस पर उसके द्वारा बनाए गए रोबोट उसी पर हमला कर रहे होते हैं। ये देखकर आर्मी की टीम सेबर को वहां से सही सलामत बाहर निकालती है। इसके बाद हम डार्विन को देखते हैं जो अब भी उस मशीन से लड़ रहा होता है और वो किसी तरह हार्ली को उस मशीन से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो मशीन उस वायर को छू देती है जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सभी दूर जाकर गिरते हैं। इस ब्लास्ट की वजह से डार्विन एक मशीन के अंदर फंस जाता है जहां पर उसके बाकी के टीम मेंबर नहीं जा सकते थे और इसलिए डार्विन अकेला ही उस मेन कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम FBI एजेंट को देखते हैं जो सेबर से पूछ रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर सेबर कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, वो तो बस दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का मालिक बनना चाहता था। तभी वहां पर बेन आ जाता है। उन सबको वहां के कंप्यूटर स्क्रीन पर डार्विन दिखाई देता है जो लगातार सेबर के मेन कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहा होता है। डार्विन अब सेबर के मेन कंप्यूटर तक पहुंच जाता है लेकिन वो वहां देखता है कि कोई सेबर के मेन कंप्यूटर की मदद से पूरे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा होता है और जब वो उसे देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि स्पेकल्स होता है। डार्विन स्पेकल से कहता है कि तुम तो मर गए थे। इस पर वो कहता है कि ये उसकी गलत फहमी थी, ये सारा प्लान उसी का था। उसी ने सेबर को झांसा देकर सैटेलाइट और रोबोट्स की एक ऐसी आर्मी खड़ी कर दी है जो उसके एक इशारे पर धरती से इंसानों का नामो निशान मिटा देंगे। स्पेकल्स की बातें सेबर भी सुन रहा होता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पार्टनर कोई इंसान नहीं बल्कि एक मोल था जो उसी के बेसमेंट से उससे बातें किया करता था। अब डार्विन स्पेकल से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर स्पेकल बताता है कि वो इंसानों को धरती से खत्म करना चाह रहा है क्योंकि उन्होंने उसके परिवार को उससे छीन लिया और उसे बेघर कर दिया। वो उससे कहता है कि अगर आज भी वो मोल के बारे में नेट पर सर्च करेगा तो उसे बस उसे मारने के तरीके ही मिलेंगे, उसे बचाने के बारे में कोई बात नहीं करता। स्पेकल्स की बातें सुनकर डार्विन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन स्पेकल्स डार्विन की एक भी बात नहीं सुनता और अपने मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसका कंप्यूटर देखते ही देखते एक जायंट रोबोट में बदल जाता है और वो उस रोबोट के अंदर से ही चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। लेकिन डार्विन अब भी स्पेकल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और एक समय ऐसा भी आता है जब स्पेकल बेन और मार्सी को मारने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पर डार्विन किसी तरह से स्पेकल को समझाने में कामयाब हो जाता है। वो स्पेकल को कहता है कि क्या तुम भूल गए कि जब तुम अकेले थे तो बेन ने तुम्हारा ख्याल रखा और तुम्हें एक परिवार का प्यार भी दिया और आज वो उन्हीं को मारने जा रहा है। डार्विन की बातें सुनकर स्पेकल्स को एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसीलिए वो अपने सिस्टम को ऑफ कर देता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसका सिस्टम अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखकर डार्विन मूच की मदद से स्पेकल के कंप्यूटर में डेटा इरेजर वायरस इंस्टॉल कर देता है जिससे उसका पूरा सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है
और उसका जायंट रोबोट डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये देखकर डार्विन स्पेकल्स और अपने बाकी के साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और सेबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन हर्ली अब भी बेहोश पड़ा होता है। यहाँ पर डार्विन रोते हुए कहता है कि जब तक तुम जिंदा थे तब तक तो मैंने नहीं कहा, लेकिन आज वो उसे अपना भाई मानता है। डार्विन की बातें सुनकर हर्ली उठ खड़ा होता है और डार्विन के भाई कहने पर बहुत खुश होता है और उसके गले लग जाता है। और इसके बाद हर्ली भी जी फोर्स का हिस्सा बन जाता है। वो सब बेन के साथ उसके लैब में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर इन सब की FBI के हेड से बात भी होती है, जो इन सबको बताता है कि अब उन्हें FBI का स्पेशल एजेंट बना दिया गया है और वो उनकी लैब को फिर से शुरू करने की परमिशन भी दे देते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।